नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर राठौड़, सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय रायभाग, जिला बेलगावी। मैंने आज छायावाद की विशेषताओं को लेकर अपना आलेख प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं यहां पर सभी विद्वजन और उच्च शिक्षा अकादमी धारवाड़ और उसके अध्यक्ष और सभी मेरे मित्रों को यहां पर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 भागों में विभाजन किया है। सबसे पहले आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक उसे वीरगाथा नाम दिया गया और उसके बाद में जो है जैसे भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल कहा गया 1375 से लेकर 1700 तक, फिर रीतिकाल उत्तर मध्यकाल उसे 1700 से लेकर 1900 तक, फिर जो काल आता है आधुनिक काल 1900 से लेकर आज तक। इस आधुनिक काल में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक कालों को यहाँ पर विभाजन किया गया है। उसमें आता है छायावाद। हिंदी साहित्य में दिव्य युग के बाद जो कविता में एक धारा प्रवाहित हुई उसे छायावाद से प्रसिद्ध हुई, छायावाद नाम दिया गया। हिंदी साहित्य में छायावादी कालावधि 1920 से लेकर 1936 तक माना जाता है। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो यह प्रथम महायुद्ध के और दूसरे महायुद्ध के बीच की जो अवधि है या समय है उसे हम छायावाद की समय सीमा कह सकते हैं। इस समय छायावाद प्रवृत्ति से कवि इतने प्रभावित थे कि इस काल का नाम ही छायावाद रख दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में एक युग के बाद दूसरे युग जन्म लेते रहते हैं और परवर्ती युग जो होते हैं वो पूर्व युग के जो अभावों को दूर करने के लिए दूसरा युग का विकास होता है या उसका उद्भव होता है। जैसे हम देखते हैं आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग, दिव्य युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और अन्य कविताएं आदि आदि आदि। तो इस प्रकार से छायावाद का जन्म क्या है? दिव्येदी युग में जो कविता के क्षेत्र में जो अभाव था या जो कुछ नवीन खोजने के लिए छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद की पृष्ठभूमि के बारे में अगर देखा जाए तो पूर्ववर्ती कविता में जो उपदेशात्मक एवं नैतिकता की प्रधानता थी उस प्रधानता को दूर करने के लिए छायावाद का विकास हुआ। एक ही बात में अगर कहा तो छायावाद का विकास कवि के हृदयता की निरसता को दूर करने के लिए प्रकृति को एक कविता का सहारा बनाकर इस छायावाद को लिखा गया या छायावाद की कविताओं को लिखा गया। प्रकृति के माध्यम से मानव की भावनाओं का चित्रण होने लगा, तब छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद की कविता इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगी थी। देखिए, छायावाद की कविता इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगी थी। इसलिए क्या है, उस समय के इतिहास को, समय के परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो जब छायावाद का विकास हुआ या उसका जन्म हुआ तो 2 महायुद्धों के बीच जब स्वच्छंदवाद की कविता को छायावाद ने जन्म दिया था। तो इस प्रकार से एक छायावाद क्या है, एक थोड़ी उपदेश या नैतिकता को दूर करने के लिए एक मानव मन में जो प्रवृत्ति जागी है उसे ही हम क्या है छायावाद नाम से क्या है जाने जाते हैं। छायावाद साहित्य के कला और भाव क्षेत्र में एक महान आंदोलन है। छायावाद कोई एक विशेष ये प्रवृत्ति ही नहीं है। ये छायावाद क्या है, साहित्य और भाव के क्षेत्र में इसे हम एक महान आंदोलन भी कह सकते हैं, जिसकी सर्व प्रमुख भावना आधुनिक जो भूमंडलीकरण थी या औद्योगिक क्षेत्र था, उस औद्योगिक क्षेत्र से उस जो प्रगति पर जो क्या है भूमंडलीकरण के जो प्रवृत्तियां हम देखते हैं उससे प्रेरित था। और प्रमुख रूप से इस छायावाद में हम सबसे प्रमुख रूप से हम व्यक्तिवाद को देखते हैं और व्यक्तिवाद ही इस छायावाद की एक प्रमुख विशेषता हम यहाँ पर कह सकते हैं। छायावाद काव्यधारा कोई सब बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक अनुकरण है या
दूसरी भाषाओं या अंग्रेजी साहित्य का अनुकरण या बंगला का अनुकरण आदि आदि करते, लेकिन मेरे हिसाब से यह एक मौलिक क्या है, काव्य धारा है। इसमें कोई अनुकरण की गुंजाइश नहीं मिलती है। छायावाद को अगर देखा जाए, छायावाद के साहित्य को, छायावाद की कविता को अगर देखा जाए, छायावाद के जो कवियों को देखा जाए, तो छायावाद क्या है, एक ध्वन्यात्मकता, लाक्षणात्मकता और सौंदर्य, और जो छायावाद की कविता में जो प्रतीक विधान है वे सबसे प्रमुख रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई पूर्ववर्ती और प्रवर्ती साहित्यकार ऐसे लाक्षणिकता और ऐसे सौंदर्य और प्रतीक विधान को नहीं अपना पाए। छायावाद साहित्य देखिए आधुनिक साहित्य का एक स्वर्ण युग कहते हैं। जैसे हमने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं, उसी प्रकार छायावाद को क्या है, हम एक आधुनिक काल का स्वर्ण युग मानते हैं। जैसे सबसे पहले भारतेंदु द्विवेदी के बाद में जो छायावाद आता है, इसके बाद में ऐसी बहुत सारे धाराएं विकसित हुई और आज तक चलती आ रही, जैसे नई कविता आदि आदि। तो इस प्रकार से क्या है, कोई इसे छायावाद को मुख्य जीवन से कटा हुआ मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई मुख्य जीवन से कटा हुआ साहित्य नहीं है। ये एक जीवन के लिए बना हुआ एक साहित्य है, जीवन को लेकर चलने वाली, बहने वाली एक धारा है। तो छायावाद की परिभाषाओं को अगर देखा जाए, विभिन्न आलोचकों ने, विभिन्न जो लोगों ने इसके बारे में जो कहा, तो छायावाद अपने समय की अत्यंत प्रभावित प्रवृत्ति थी। और क्या है, हिंदी विद्वानों ने छायावाद को लेकर कोई एक सर्वसम्मति से इसका व्याख्यान या परिभाषा नहीं कर पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को एक दो अर्थों में बांटते हैं। यहाँ पर ये क्या है, छायावाद को, इसकी प्रवृत्ति को लेकर एक रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरी क्या है, छायावाद को एक विशेष शैली के रूप में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले छायावाद क्या है, यहाँ पर एक रहस्यवाद के रूप में देखिए, जहाँ पर भी क्या है, कवि का जो संबंध काव्य वस्तु से होता है, जहाँ कवि अपनी प्रियतम के लिए बहुत ही चित्रमयी भाषा में कविता लिखता है, एक इसे एक हम रहस्य कहते हैं, एक सीक्रेट से। और दूसरी ये एक शैली प्रधान है, ये जो छायावाद, इसे हम एक शैली के रूप में, एक विशेष एक रीति के रूप में हम इस पद्धति को अपनाते हैं। माधवी वर्मा ने छायावाद को लेकर क्या है, छायावाद का कवि कहते हैं, उन्होंने धर्म के अध्यात्म से ज्यादा दर्शन, ब्रह्मा के रूढ़ी या मूर्त अमूर्त आदि को यहाँ पर क्या है, महादेवी वर्मा ने मानते। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा या दर्शन और क्या है, ब्रह्मा को ज्यादा यहाँ पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर संबंध जोड़ते हैं छायावाद से, आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर छायावाद से संबंध जोड़ते हैं। आगे जयशंकर प्रसाद ने भी कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदर के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर सहानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगती है, तो उसे ही क्या है, छायावाद कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे राम कुमार ने कहते हैं, देखिए परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, तो उसी प्रकार क्या है, एक प्रकार की कविता का जन्म यहाँ पर होता है, उस प्रवृत्ति का जन्म यहाँ पर होता है। तो छायावाद क्या है, एक स्थूल के प्रति एक विद्रोह को जन्म दिया है। एक प्रकार से मैंने पहले कहा, जैसे द्विवेदी युग में एक थोड़ी नैतिकता थी, कविता के क्षेत्र में एक उपदेशात्मक प्रवृत्ति थी, उस उपदेशात्मक प्रवृत्ति को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या है, छायावाद का जन्म हुआ है। तो देवराज आदि जो आलोचक है या साहित्यकार, उन्होंने छायावाद को मुख्य रूप से क्या है, ये एक गीत काव्य मानते हैं, क्योंकि छायावाद में जितना गीत लिखा गया या संगीत या कहते उसे कविता लिखी गई, उतने दूसरे किसी काल में नहीं लिखी गई। क्योंकि जैसे हम भारतेंदु युग से ही गद्य का युग प्रारंभ हो चुका था, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि लिखे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस छायावाद में जैसे हम चार स्तंभ मानते, पंत प्रसाद, माधवी वर्मा और निराला, ये सभी ने ज़्यादातर क्या है,
कविता को लेकर लिखा गया। कविता के एक फॉर्म में, कविता के एक रूप में सभी लिखे गए। तो इससे क्या है, देवराज का कहना भी एक हद तक सही लगता है कि का छायावाद एक गीत काव्य रहा है। जैसे सुमित्रानंदन पंत मैंने पहले ही बता रहा था, यानी यह कोई दूसरे जो आंदोलन कहो या दूसरे जो एक वाद या विदेश के वाद या दूसरा साहित्य का प्रभाव इसके ऊपर देखा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत का कहना भी वही है कि एक छायावाद काव्य अंग्रेजी साहित्य का जो हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, उस रोमांटिसिज्म से प्रभावित यह उन्होंने मानते हैं। तो छायावाद की विशेषताओं के बारे में अगर देखा जाए तो छायावाद में मानवता दृष्टि की प्रधानता रही। मैंने वही कह रहा, इसमें मानवता दृष्टि की प्राधान्यता यहाँ पर रही है। और कवि अपनी अनुभूति को, देखिए अनुभूति को एक रंग में रंग कर अभिव्यक्ति किया है इस छायावाद में। जैसे पंत हो, प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, निराला हो, कोई भी कवि क्यों न हो, एक अपनी अनुभूति को रंग में रंग कर अभिव्यक्ति करने की कोशिश यहाँ पर किया है, और उसमें उन्होंने भरसक क्या है, सार्थक भी रहे। छायावाद में मानवीय आचार विचार एवं विश्वासों के बदलते हुए मूल्यों को क्या है, स्वीकारने की बात की गई है। देखिए परिवर्तन क्या है, सृष्टि का नियम है, और हम सब परिवर्तन के ही अंग है, और हम परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, हमारे जीवन में जो बदलने वाले छायावाद, उस बदलाव को स्वीकारने का और उस मूल्यों को स्वीकारने की बात छायावाद के साहित्य में या कविताओं में की गई है। छायावाद एक सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है, यह सच भी है, एक सांस्कृतिक चेतना का एक परिणाम है। और यहाँ पर इसके इन कविताओं को या साहित्य को देखने पर पता चलता है। तो छायावाद केवल सांस्कृतिक ही नहीं, केवल परिवर्तन नहीं, ये एक आध्यात्मिकता का भी एक पक्ष लेकर चलता है। जैसे महादेवी वर्मा की कविता हो या जयशंकर प्रसाद की कविता हो या निराला को देखा जाए तो। और दूसरी बात यहाँ पर छायावाद साहित्य में सबसे प्रमुख पक्ष है प्रकृति का। प्रकृति को मानवीकरण के रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है। प्रकृति को मानव के रूप में, प्रकृति को एक नारी के रूप में, प्रकृति को एक रमणी के रूप में देखा, कवि ने देखा है, और उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो छायावाद इसके साथ साथ में एक दार्शनिक अनुभूति भी नजर आता है। तो यह छायावाद, मैंने पहले ही कहा, तो छायावाद क्या है, पहले के जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए, उस धोती नैतिकता को दूर करने के लिए, उस रूढ़िवाद जो प्राचीन परंपरा से, प्राचीन काल से, जैसे रीतिकाल से चली आ रही थी, जैसे भारतेंदु द्विवेदी युग से चली आ रही थी, उस रूढ़ी को, उस परंपरा को दूर करने का काम, उस जैसे कहा है, उस परंपरा को या उस मूल्यों को दूर करके नवीन मूल्यों को स्वीकारने का काम यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से क्या है, छायावाद मूल में क्या है, सर्वात्मवाद है, यानी सभी का क्या है, भला चाहता है, सभी को साथ में लेकर क्या है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। छायावाद विश्व बंधुत्व की बात करता है। और सर्वजन सुखिनो भव की जो उक्ति है, उसके प्रकार छायावाद क्या है, अपने आप में एक सर्वात्मवाद को लेकर चलता है। अब रहा छायावाद की, जो छायावाद समय की परिस्थितियां कैसे थी। हम जब किसी काल को पढ़ते हैं या किसी काल को हम समझते हैं, तो उस समय के जो परिस्थितियां हैं, जैसे राजनीतिक परिस्थितियां हो, धार्मिक परिस्थितियां हो, साहित्यिक हो या सामाजिक हो, उस परिस्थितियों को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले छायावाद की जो राजनीतिक परिस्थिति को देखा जाए, तो मैंने पहले ही कहा कि यह जो समय है छायावाद का, 2 महायुद्धों के बीच का समय रहा है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है, भारत देश में एक स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, और इस आज़ादी की लड़ाई की जो बागडोर थी, वह बागडोर किसके हाथ में थी, महात्मा गांधी जी के हाथ में थी। तो अंग्रेज ने प्रथम महायुद्ध के बाद में भारत को आज़ादी देने की बात जो कही थी, वो उस बात से क्या है, वो उन्होंने क्या है, भारत को आज़ादी नहीं
दे पाए। और इसके कारण क्या है, देश में जनता के मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का रोष था, विद्रोह था, विद्रोह की भावना थी, क्रांति की भावना थी। किसी भी प्रकार से क्या है, इस अंग्रेजों को देश से भगाना ही इनका एक मकसद था या मुद्दा था। तो राष्ट्रीय एकता की भावना के कारण राष्ट्रीय जागरण क्या है, इस छायावाद कविता में यहाँ वहाँ नजर आती है। अगर धार्मिक परिस्थितियों के बारे में देखा जाए तो प्राचीन अद्वैतवाद, अध्यात्मवाद इससे प्रभावित नजर आता है। फिर सामाजिक पक्ष को हम देखते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता के कारण भारतीय लोगों के जीवन में एक प्रकार का नवीन परिवर्तन आ गया था। जो आधुनिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, इस शिक्षा प्रणाली और पाश्चात्य सभ्यता, उनकी जो मिश्रित संस्कृति भी हम यहाँ पर देखी जाती है। इसलिए क्या है, इस काव्य में एक स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति जन्म लेती है। जैसे और उसके साथ साथ में जो परंपरा वाली चीज़ें थी, मैंने पहले ही बताया, बाय आडंबर है, विश्वास है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये सभी क्या है यहाँ पर लोगों में नजर आती है, दिखाई देती है। तो इस प्रकार से क्या है, यह छायावाद की परिस्थिति एक प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन की थी। तो ये काव्य में प्रमुख रूप से देखते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ जो हम कहते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा और निराला। मेरे हिसाब से अगर इन चारों में से किसी भी अगर छायावाद से निकाल दिया जाए तो कोई छायावाद या हिंदी साहित्य ही एक परिपूर्ण साहित्य नहीं रहेगा। ये 4 स्तंभ ऐसे स्तंभ है हिंदी साहित्य का या आधुनिक काल का या छायावाद का, एक हम उसे शान या कह सकते हैं। अभी क्या है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं को मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले छायावाद को एक देखा जाए तो ये वैयक्तिकता की प्रधानता इस समय में इस कविता में दिखाई देती है। वैयक्तिकता की प्रधानता देखिए, सबसे प्रमुख रूप से क्या है, वैयक्तिकता या वैयक्तिक स्वच्छंदता छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। यह औद्योगिकता से प्रभावित है, क्योंकि जिस समय क्या है विश्व में, संसार में क्या है, औद्योगिक जो क्रांति छिड़ी हुई थी, इससे यह छायावाद की कविताएं प्रभावित है। तो इस समय थोड़ी नैतिकता को त्याग कर कवि अपनी क्या कहते हैं, वैयक्तिकता यानी सुख दुख, अपने निजी अनुभवों को यहाँ पर अभिव्यक्त करने के लिए लालायित था। और छायावाद में यह क्या है, सभी कविता में जो भी हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, सुमित्रानंद पंत हो और अन्य कोई भी हो, उसमें ये सभी प्रवृत्ति है जो वैयक्तिकता या स्वच्छंदवाद हम देखते हैं। जैसे आंसू है प्रसाद के, उच्छ्वास है निराला की कई कविता में मिलती है। जैसे उन्होंने छंद के बारे में या इस परंपरा को तोड़ने के मई शैली अपनाई, आदि आदि जो पंक्तियां हैं, इस ओर इशारा करता है कि यहाँ पर वैयक्तिकता सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही है। दूसरी जो विशेषताएं थी, प्रकृति का चित्रण। देखिए यहाँ पर छायावादी कवि ने प्रकृति को ही महत्व दिया, प्रकृति को ही मानवीकरण के रूप में, मनुष्य के रूप में एक प्रकृति को यहाँ पर अपनाया है। और उसके दोनों रूप आलंबन क्या है बनाकर लिखा गया है। प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, पंत आदि क्या है, प्रकृति को एक नारी के रूप में, प्रकृति के सौंदर्य को नारी के सौंदर्य के रूप में क्या है वर्णन करते हैं। यहाँ पर जैसे संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल जैसी पंक्तियां, और क्या इससे बढ़िया क्या है प्रकृति का चित्रण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से क्या है, निराला जी ने भी जैसे क्या है जूही की कली में कितने क्या है प्रकृति को एक मानवीकरण के रूप में, एक नारी के रूप में, एक लड़की के रूप में उसका सौंदर्य का वर्णन करता है। जैसे संध्या सुंदरी आदि आदि कविता में क्या है प्रकृति एक प्रकार से इस कविता की एक जान रही है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तीसरी रूप में क्या है, तीसरी प्रवृत्ति या विशेषताओं के रूप में हम देखा है नारी सौंदर्य और वहाँ पर प्रेम का वर्णन। ये छायावाद में नारी का चित्रण सूक्ष्म एवं बहुत ही श्लील रूप में, देखिए श्लील और अश्लील यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, बहुत ही श्लील रूप में यहाँ पर इसका वर्ण हुआ है।
और एक भारतीय एक मर्यादा के साथ यहाँ पर भी वर्णन हुआ है। जैसे एक पंक्ति यहाँ पर मैंने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नीला परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुल अंग, खिल रहा हो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी। जैसे नारी का वर्णन शायद ही कोई ऐसे रीतिकाल में भी हमें कोई नजर नहीं आता। वैसी एक नारी सौंदर्य या प्रेम का वर्णन यहाँ पर छायावादीन कालीन कवियों ने अपने गीतों में किया है। छायावादी कवि स्वच्छंदतावादी होने के कारण नारी का सौंदर्य और प्रेम का वर्णन करना ये तो स्वाभाविक है। ये कोई अपने आप में आने वाली क्या है प्रवृत्ति है। प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और माधवी वर्मा ये स्त्री सौंदर्य का चित्रण बहुत ही बारीकी के साथ किया है। जूली की कली, कामायनी, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, जैसे क्या वर्णन क्या कहे। और उसके साथ साथ छायावाद में रहस्यवाद का प्रमुखता रहा है। रहस्यवाद, लौकिक प्रेम का चित्रण यहाँ पर नजर आता है। छायावाद में बाह्य जय के प्रति आंतरिक प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए यहाँ पर रहस्यवाद का प्रयोग हम छायावाद में दिखाई देते हैं। जैसे माधवी वर्मा है, निराला है और दूसरे जितने भी कवि हैं, छायावाद क्या है, छायावाद में रहस्यवाद को लेकर ज़्यादातर प्रसाद ने रहस्यवाद को लेकर क्या है, रहस्यवाद की प्रवृत्ति को अपनाया है। रहस्यवाद के बारे में अगर देखा जाए तो एक दो चार पंक्तियां मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, रहस्यवादी कवि को अज्ञात सत्ता के प्रति विशेष रुचि रही है। अज्ञात सत्ता जैसे ब्रह्मा है, दर्शन है, तो इस प्रकार से क्या है, तत्वज्ञान है। माधवी वर्मा ने प्रेम और वेदना को और प्रसाद ने परसत्ता को रहस्यवाद के रूप में चित्रण किया है। देखिए, प्रसाद की एक पंक्ति यहाँ पर मैंने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम यह कैसे हो सकता। तो यहाँ पर और माधवी वर्मा ने उसे क्या है, प्रिय चिरंतन हे सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागिनी मय। देखिए, इस प्रकार से रहस्यवाद को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। पंत ने प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तुम कैसे पहचाना। आदि पंक्तियां ये रहस्यवाद को या रहस्यवाद के मूल बीज को यहाँ पर क्या है दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर इनको जैसे कबीर और भक्तिकाल के कबीर के रहस्यवाद है, इस कबीर के रहस्यवाद का प्रभाव भी हम इन कविताओं पर इस छायावाद की कविताओं पर या प्रसाद कहे या पंत पर नजर आते हैं। छायावाद काव्य में रहस्य की जो भावना है यह स्वतंत्र रूप में दिखाई देती है। पाश्चात्य रोमांटिक कवि के प्रभाव स्पष्ट यहाँ पर नजर आते हैं। देश में आज़ादी के आंदोलन आदि के कारण यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता की भावना भी यहाँ वहाँ दिखाई देती है। जैसे राष्ट्रीयता के बारे में प्रसाद जी ने लिखते हैं। प्रसाद जी के जो पंक्तियाँ हैं, आज ये क्या सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य पंक्तियाँ हैं। कहते हे अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और लिखते हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इस प्रकार से क्या है, यह यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीयता को नजर आता है। मैंने कहा स्वच्छंदवाद, ये जो छायावाद की विशेषता रही। छायावाद कवि स्वयं अहमवादी थे, व्यक्तित्ववादी थे, व्यक्तिवादी थे। इस कारण क्या है, सभी क्षेत्र में भाव हो, कला हो या समाज हो या धर्म हो या अन्य कोई भी हो, वहां पर एक स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति नजर आती है। वे किसी गीत या काव्य को प्रस्तुति के लिए भी शास्त्रीय आधार न बनाकर, देखिए, किसी गीत या काव्य लिखते समय अपनी परंपरा से चली आ रही प्रवृत्ति को तोड़कर, अपने बंधनों को, नियमों को तोड़कर उन्होंने काम किया है, कविता लिखा है। जैसे निराला ने मैं शैली अपनाई, इसका एक मुख्य उदाहरण है। छायावाद का युग के लिए एक प्रकार वैयक्तिक स्वतंत्रता का युग रहा है। सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदवाद का झलक मिलती है। रहा दूसरी प्रवृत्ति, वेदना और निराशा भी यहाँ कहीं नजर आती है। देखिए, मुख्य रूप से छायावाद में
पंत को छोड़कर, पंत ने भी ऐसी कविता लिखी है, लेकिन पंत को छोड़कर हम महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद में वेदना और निराशा के जो क्या कहे उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, इस समय के कवि में, कविता में एक वेदना और निराशा से बहुत प्रेत कविताएं मिलती है। हाँ, निराला, देखिए निराला तो अब जानते हैं निराला को। निराला ने जैसे सरोज स्मृति आदि जब गीत लिखते हैं अपने बेटी के मृत्यु के बाद में विरह गीत के रूप में लिखते हैं। और महादेवी वर्मा ने भी क्या है, कितने दुख को ही अपना लिया है, और निराला का जो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अब कहानी। तो ऐसी ऐसी पंक्तियाँ क्या है, इस वेदना और निराशा को बताते हैं। और महादेवी वर्मा के तुमको पीड़ा में ढूंढो, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। देखिए ऐसे वेदना और निराशवाद इस समय की, इस काव्य कला की प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पर या विशेषताएं रही है। देखिए यह जो काल था युग के प्रभाव से प्रभावित था, और कोई भी कविता हो, कोई भी काव्य हो, कोई भी काव्य धाराएं हो, या कोई भी साहित्य क्यों ना हो, अपने युग के साथ साथ चलता है। तो देश में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का एक भावना या क्रांति, या मन में, लोगों के मन में एक विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति, ये संपूर्ण रूप से क्या है यहाँ पर इस साहित्य में हमें नजर आता है। मैंने पहले भी यही बताया। फिर रही अन्य जो विशेषता, मानवतावाद। मानवता, ये देखिए एक काव्य ही सर्वात्मवाद का एक काव्य रहा है। जैसे क्या सर्वजन सुखिनो भव की जो उक्ति के प्रकार इस समय का काव्य भारतीय अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद से प्रभावित रहा है। गांधी जी जैसे देश में आज़ादी की लड़ाई की जो बागडोर उन्होंने थामी थी, जो हमारे प्राचीन फिलासफर्स है, जो तत्वज्ञानी है, जैसे वेदांत के धनी है रामकृष्ण परमहंस हो, रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन हो, फिर क्या है, कहाँ पे इस इनके जो प्रभाव से या इनके दर्शन से, इनके आदर्श से प्रभावित थे। तो इसके कारण क्या है, इसमें एक मानवतावाद दिखाना स्वाभाविक रहा है। हाँ, तो देखिए मुक्त करो नारी को युग युग से, युग युग के कारा से बंदिनी नारी को, नष्ट हो गई उनकी आत्मा, त्वचा रह गई पावन। ऐसी पंक्तियों में क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है, मानवतावाद और क्या है, विश्व बंधुत्ववाद आदि को हम यहाँ पर इस छायावादी कविता में देखते हैं। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता यह रही एक आदर्शवाद। देखिए आदर्शवाद भी यहाँ पर एक रूप से क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो जब व्यक्तिवाद है या स्वच्छंदवाद थे, आदर्शवाद का रहना यहाँ पर क्या है, विपरीत लगता है। फिर भी छायावादी कविता में देखिए आदर्शवाद का भी उन्होंने क्या है इस कविता में लिया है। छायावाद में आंतरिक प्रवृत्ति की प्रधानता रही, इस कारण सभी चीज़ों के प्रति कवि क्या करते हैं कि आदर्श के साथ उनका चित्रण किया है। सांसारिक बाह्य पदार्थों में आंतरिक सहानुभूति को उन्होंने अधिक बल दिया है। इसलिए क्या है, बाह्य वस्तु पर इतनी कविता लिख डाली थी कि कवि का मन, आंतरिक मन कुछ कहने के लिए, अपनी आत्म अनुभूति के लिए रो पड़ा था। इसलिए इस छायावाद का जन्म हुआ, इसे कहते हैं। तो छायावाद प्रमुख रूप से क्या है, अगर हम किसी उसकी शिल्पगत विशेषताओं को अगर देखा जाए, कलागत विशेषताओं को अगर देखा जाए, तो यह जो साहित्य है प्रतीकात्मक साहित्य है। प्रतीकों को जो अपनाया है शायद छायावाद के कवियों ने, कौन से दूसरे अन्य साहित्य में इतने प्रतीक या प्रतीक विधान नहीं दिखते। जैसे छायावाद में प्रमुख रूप से फूल को सुख के लिए, और शूल को दुख के लिए, दुख के अर्थ में, उषा को प्रफुल्लता के अर्थ में, ऐसे क्या है, संध्या को उदासी के अर्थ में, झंझा झकोर को मानसिक द्वंद्वता के रूप में, आदि रूपों में इस प्रवृत्ति को अपनाया गया है। उसके साथ साथ छायावादी कवियों ने प्रतीकात्मक भाषा को भी अपनाया गया है।
जैसे चित्रात्मक भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ पंक्तियाँ, धूल की ढेरी में अनजान, छिपे हैं मेरे मधुमन गान, ये ऐसे मधुमय गान, ऐसी पंक्तियाँ यहाँ पर क्या है, एक चित्रात्मक भाषा को लेकर चलती है। फिर ये तो साहित्य आप जानते ही, इसे क्या है, गेयता, गेयता ये जो विशेषता या प्रवृत्ति छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। गेयता यानी जैसे गीत, गीत सारे इसमें गीत ही गीत है। जैसे निराला, प्रसाद, महादेव वर्मा, पंत, उनका साहित्य गेय साहित्य रहा है, एक प्रमुख कलागत विशेषता रही। छायावादी कवि छंद एवं संगीत से बलिभांति परिचित थे, वो मुक्तक छंद को अपनाए, फिर भी क्या है, छंद का प्रयोग यहाँ दिखाई देता है। छायावाद कवि प्रणय, प्रेम, यौवन, सौंदर्य के कवि थे, तो स्वाभाविक रूप से गेयता आना क्या है, अनिवार्य है। तो छायावाद साहित्य के मुख्य रूप में गीत के सभी रूप नजर आते हैं। गीत, प्रगीत, वीर, शोक गीत, व्यंग्य गीत आदि क्या है, दिखाई देते हैं। छायावाद अलंकार विधान, अनेक अलंकारों को भी यहाँ पर लिया गया है, जैसे अंग्रेजों का भी प्रभाव हम यहाँ पर देखते हैं। और छायावाद साहित्य कला के लिए जैसी एक प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया है। तो निष्कर्ष के रूप में मैंने यही कहना चाहता हूँ कि छायावाद साहित्य अपने युग का एक नवीन साहित्य है, और एक आधुनिक काल का जैसे स्वर्ण युग कहा है, सच में एक स्वर्ण युग माना जा सकता है। यह अपने समय का एक नवीन और लोगों का साहित्य, जनसामान्य का साहित्य है। ये क्या है, एक वैयक्तिकता का साहित्य है। और क्या है, यह एक प्रकार से पंत प्रसाद, निराला और वर्मा, महादेव वर्मा जैसे कवियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य है। तो ये कैसे क्या है, स्वर्ण युग या प्रमुख साहित्य नहीं हो सकता। भावगत या शिल्पगत विशेषताओं को देखने पास यह क्या है, छायावाद प्रवृत्ति यानी बाद के जो साहित्य के लिए एक प्रकार की एक प्रमुख छाप छोड़कर गया है या प्रभाव कर गया है। और क्या है, एक प्रकार से साहित्य संसार में छायावाद का अपना ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्कार, नमस्कार सभी को।